हेलो गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है या प्रेशर या टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर रेट डिपेंड करता है या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला तो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कब लेते हैं? जब हमारा रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में हो। अगर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे हम? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस है तो हम तब क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। देन एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक फैक्टर होता है जो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करें या फिर स्लो भी करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं। कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं। तो दोनों टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो दीज आर द लिस्ट, ये लिस्ट है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो अभी हम देखते हैं रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या होता है? ये ऐसा एक एक्सप्रेशन होगा या फिर इक्वेशन होगा जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कि रेट अगर किसी का लिखना है तो रेट इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। तो ये लीनियर डिपेंड हो सकता है या फिर उसके सेकेंड पावर पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर थर्ड पावर। मतलब सेकेंड पावर है मतलब क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे, ठीक है, 2 टाइम्स करोगे तो उसका 2 पावर मतलब क्या होगा, 2 पावर क्या हो जाएगा, 4। मतलब रेट क्या होगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट आप डबल करते हो। ठीक है, रिएक्टेंट को आपने डबल किया तो क्या हो गया, उसके सेकेंड पावर में कब डिपेंड करेगा? अगर रिएक्टेंट को आप डबल करोगे और रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा तो उसके वो सेकेंड पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको ट्रिपल करते हो या फिर डबल ही करते हो, समझ लो हम डबल ही करेंगे, अगर उसको डबल करते हो और रेट 8 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके आप देख रहे हो कि रेट पे क्या डिपेंड करता है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होता है। तो पहले हमने क्या किया, रिएक्टेंट के रेट को डबल कर दिया तो हमने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डबल किया है और 4 टाइम्स इंक्रीज किया है। 4 कैसे होगा, 2 टू द पावर 2 दोगे तभी 4 होगा ना। तो मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल करोगे, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे और रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब वो सेकेंड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो और रेट अगर 8 टाइम्स हो जाता है तो इसको कैसे लिखोगे? 8 कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो ना। 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी ये 4 हो जाएगा और ये इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। मतलब डबल किया तो वो 8 टाइम्स हुआ, मतलब उसके थर्ड पावर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फोर्थ पावर को भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली x लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने x लिख लिया। अभी मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। अभी मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है NO प्लस O2 गिव राइज टू NO2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको 2 देना पड़ेगा और इसको भी 2 लेना पड़ेगा।
ठीक है, ये रिएक्शन है हमने ली है। अब इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट विल बी डिपेंड ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम साइन देंगे, किसका कॉन्सेंट्रेशन? NO का कॉन्सेंट्रेशन और O2 का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पे नहीं लिखते हम, इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट ही लिखते हैं रेट। ठीक है, तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट विल बी डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन NO का कॉन्सेंट्रेशन और O2 का कॉन्सेंट्रेशन। NO के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे x और y कुछ तो आपको मिलेगा और x y की वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मिलेगी, ये थ्योरेटिकल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि x और y जो होता है ना रेट लॉ में, तो वो एक्सपेरिमेंटली ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम कुछ भी वैल्यू नहीं लेंगे। और ये जो आगे होता है उसको बोलते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। तो ये जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो और ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये सेम होते हैं तो कभी कभी ये सेम नहीं होते हैं। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर कभी कर दोगे, अगर NO है और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दोगे, O2 है इसके सामने कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये x y जो भी लिखते हैं हम रेट लॉ में, उसका कुछ भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है। अभी मैं एक चार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने ये चार्ट लिख लिया है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है, NO का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इस पर रेट कैसे डिपेंड करेगा वो लिया है। कॉन्सेंट्रेशन हमने मोल पर लीटर में लिया है, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 1 मोल हमने क्या किया है, NO या फिर O2 उसमें ऐड किया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा। देखो जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो ये 0.3, ये अभी भी 0.3 था। जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो इसको मैंने कांस्टेंट रखा, 0.3 ये कांस्टेंट था, इसको कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। इसको क्या किया है, यहाँ पे डबल किया है, 0.3 से 0.6 किया है, डबल किया। तो रेट पे क्या हुआ, देखो रेट कितने टाइम इंक्रीज हुआ यहाँ पे, जब मैंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 0.096 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने O2 को तो कुछ भी चेंज नहीं किया था, O2 को तो सेम रखा था, बस मैंने NO को डबल किया था। तो NO को जब मैंने डबल किया तो रेट क्या हुआ था, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कैसे लिख सकते हो, इसको 4 आना चाहिए, इसको 2⁻2 लिख सकते हो ना, मैंने 2 × 2 = 4 हो जाएगा। मतलब NO के सेकेंड पावर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब O2 की वैल्यू देखते हैं हम। O2 देखो क्या क्या क्या, अभी क्या करूँगा मैं, ये आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही रखते हैं हम। अभी हमको क्या करना है, NO को सेम रखना है, तो मैं ये ले लूँगा। ठीक है, NO को सेम रखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। और O2 को मैंने डबल कर दिया। O2 को देखो, अभी O2 को डबल किया है, NO को कांस्टेंट रखा है, NO को कांस्टेंट रखा है, O2 को डबल किया है, तो रेट क्या हुआ देखो, 2 टाइम्स बढ़ा। ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ा। तो मैंने O2 का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स था तो रेट भी 2 टाइम्स बढ़ा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 होगा, कुछ नहीं है। मतलब इसको 2 डबल किया तो ये भी डबल हुआ, मतलब इसके 1 फर्स्ट पावर पे ही वो डिपेंड है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगी। तो इसको देखो, NO के पावर में 2 आया है, O2 के पावर में 1 आया है। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखो तो NO के सामने 2 है और O2 के सामने 1 है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने जो भी वैल्यू इसकी कैलकुलेट की है उसके पावर की, वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की सेम निकली है। ठीक है, सेम आई है। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं
और वही जो वैल्यू आएगी वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ सेम होंगे, ऐसे नहीं होगा, बहुत बार वो डिफरेंट भी होता है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो पावर होंगे एक्स और वाई वो कभी कभी सेम भी हो सकते हैं और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिखी है, देखो एक है CHCl3 और Cl2 के बीच में रिएक्शन की है, तो उसे CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है और HCl मिल रहा है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, Cl2 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, CHCl3 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको देख के अगर मैं लिखता हूँ रेट, तो क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए CHCl3 के पावर में 1 होना चाहिए और Cl2 के भी पावर में 1 होना चाहिए। लेकिन रेट देखो वैसा है क्या, नहीं है। CHCl3 के पावर में 1 तो है, लेकिन Cl2 के पावर में वो हाफ है। ठीक है, वैसे ही हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे ईस्टर है, ईस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस किया है, तो इसका भी सामने 1 है और इसके भी सामने 1 है, तो सेम उसका भी रेट यही होना चाहिए था, इसके पावर में 1 और इसके पावर में 1, लेकिन वैसा है क्या, नहीं। यहाँ पे रेट देखो क्या है, जो ईस्टर है उसके पावर में 1 है लेकिन वाटर के पावर में 0 है। वाटर के पावर में 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो वाटर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब वाटर कंटेंट पे वो रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। इस रिएक्शन में तो था वैसे कि जो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वही उसके पावर थे। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। अभी हम रेट लॉ को कुछ और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो कॉन्सेंट्रेशन है। समझ लो मैंने एक रिएक्शन ली है, A + B गिव राइज टू प्रोडक्ट। A और B 2 रिएक्टेंट है, उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट दिया है, तो मैं क्या करूँगा, रेट किसके फॉर्म में होगा, A और B, या क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो A के पावर में x होगा और B के पावर में कुछ y होगा। और x और y हम इसको देख के नहीं बोल सकते हैं। आपको कोई भी अगर रिएक्शन लिख के देता है और उस रिएक्शन से आप बताओ कि रेट क्या है, अगर ऐसे पूछेगा तो आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको मेंशन किया है कि वो एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करके रखो, ये लिखो, अगर एलिमेंट्री स्टेप है, अगर आपको बोला है एलिमेंट्री स्टेप है, अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो रिएक्शन लिखी है वही लिखता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एलिमेंट्री स्टेप है, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री स्टेप, ऐसे बोल के आपको बोला है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें आप रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO के पावर में जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऊपर जाएगा, जो भी O2 के सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका रेट लिख सकते हो। अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, हमको उसको हटाना है, हमको इक्वल टू चाहिए, तो क्या करते हैं हम रेट इक्वल टू देते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हम निकाल लेते हैं तो उसके सामने कुछ कांस्टेंट हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने K कांस्टेंट रखा है, बाकी वैसे के वैसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा रेट लॉ। K क्या है, K इज अ रिएक्शन कांस्टेंट, K इज रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर रेट कांस्टेंट ऐसे हम उसको बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऐसे उसको बोलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रेट को हम ऐसे लिखते हैं और रेट को इक्वल टू साइन देने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। K इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टू साइन निकालने के लिए हमने ये किया, इक्वल टू साइन देने के लिए और प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, तो रेट लॉ कैसे पढ़ोगे, देखो रेट लॉ, जब कोई भी रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट अगर दे रहा है तो क्या होता है, रेट इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एट ए गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट अगर टेम्परेचर आपको दिया है, टेम्परेचर और प्रेशर आपको कांस्टेंट दिया है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, अब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि मैंने पहले आपको लिस्ट दी है, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम रेट लॉ जब लेते हैं तो
समझ लो आपको टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दिया है। तो अभी आप क्या करोगे, सिर्फ रेट किस पे डिपेंड करेगा, आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और उसके कॉन्सेंट्रेशन के 1 पावर पे या सेकंड पावर पे या फिर थर्ड पावर पे भी वो डिपेंड कर सकता है, इसलिए हमने एक्स और वाई वहाँ पे दिया है। एक्स और वाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, वो हम रिएक्शन देख के नहीं बोल सकते। अगर कोई आपको भी बोलता है कि ये रिएक्शन है, उसको बैलेंस करके वो भी दे देगा, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, अब इसका आपको रेट लॉ निकालना है ऐसे बोलेगा, तो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट आप रेट का ये लॉ नहीं लिख सकते, एक्स और वैल्यू जो एक्स और वाई वैल्यू है वो आप नहीं निकाल सकते हो, ये आप याद रखो। तो एक्स और वाई वैल्यू कैसे निकलती है, एक्सपेरिमेंटली ही निकलती है, वो थ्योरेटिकल नहीं होती है। तो रेट को कैसे लिखते हैं हम, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो पहला रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन के पावर में x, दूसरा है उसके पावर में 5, तीसरा अगर होता, अगर ये c भी होता तो मैं c के पावर में z लिख लेता, d होता तो d के पावर में कुछ भी a b c d कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू साइन देते हैं और k वहाँ पे कांस्टेंट लिख लेते हैं। k क्या होता है, k इज द रेट कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, k इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन को देख के हम इस पावर का जो आइडिया है वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बताया है कि वो एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है, अगर आपको बताया है वो एलिमेंट्री स्टेप है या फिर वो वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, या फिर सिंपल रिएक्शन है, ऐसे वर्ड अगर उसने यूज़ किया है, एग्जामिनर ने बोला है कि एलिमेंट्री स्टेप है वो, या फिर ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन है, और उसने कुछ बैलेंस रिएक्शन आपको अगर ऐसे दे दी और अब आपको बोलेगा कि वो रेट लॉ निकालो, तो आपको निकालते आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब वो एलिमेंट्री स्टेप होती है या फिर सिंपल रिएक्शन होती है तो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही उसके पावर होते हैं, ठीक है, उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उसके पावर होते हैं, ये आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो देखो, अभी हमने जो रेट लॉ लिखा था, क्या लिखा था, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव राइज टू 2NO2, ठीक है। रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट का पावर, ठीक है। और हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैंने एक टेबल बताया था, वहाँ से कैलकुलेशन किया था, NO के पावर में वो सेकेंड आता था और O2 के पावर में वो फर्स्ट आता था, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इक्वल टू साइन देते थे, ठीक है, उसको निकालने के लिए, और रेट कांस्टेंट लगा देते थे, और यहाँ पे NO के पावर में सेकेंड पावर और O2 के पावर में 1 पावर। तो अभी जो ये 2 1 है ना, वो क्या है देखो, रेट में क्या क्या है, एक K है, एक NO के पावर में सेकेंड पावर है और एक O2 के पावर में फर्स्ट पावर है। तो ये जो पावर है ना उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। O2 के पावर में कितना है, 1 है, NO के पावर में 2 है, ठीक है। तो हम ये रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, कितना है यहाँ पे 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। जो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन सेकेंड है, यहाँ पे 2 है ना, यानी सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2, और यहाँ पे पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2, ठीक है। अगर मेरे पास, हमने जो अभी एग्जांपल लिया था देखो, CHCl3 था, उसने Cl2 के साथ रिएक्ट किया था, तो CCl4 उसने फॉर्म किया था, उसने CCl4 फॉर्म किया था और HCl उसमें से बना था। उसका रेट क्या था, उसका रेट था इक्वल टू के दे देंगे हम, CHCl3 के पावर में 1 था और Cl2 के पावर में हाफ था, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CHCl3 एंड हाफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रेट
of reaction will be second order with respect to NO, first order with respect to O2। यहाँ पे देखो मैंने रिएक्टेंट को मेंशन किया है, ठीक है, रिएक्टेंट को मेंशन किया है। यहाँ पे भी देखो विथ रिस्पेक्ट टू CH3 विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, तो ऐसे मैंने रिएक्टेंट को मेंशन किया है यहाँ पे। तो अगर रिएक्टेंट को मेंशन करके आपको पूछेगा, अगर मैं पूछूंगा कि ये रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसे बोलूँगा, एलिमेंट्री रिएक्शन है ऐसे मैं आपको बोलता हूँ, समझ लो, और उसका रेट भी आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। या फिर नहीं भी दिया है और आपको बताया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप तो लिख सकते हो एलिमेंट्री अगर दिया है तो NO के पावर में 2 होगा, O2 के पावर में 1 होगा, ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में कि ये रिएक्शन NO के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर पे वो रिएक्शन चलती है, तो आप क्या करोगे, उसका जो पावर है उसको ही देखोगे। इसका पावर क्या है 2 है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2। इसका कैसे लिखोगे रेट, ये ऐसे। अब इससे आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CH3 एंड हाफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आपको निकालना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होता है, देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ये ओवरऑल ऑर्डर है और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक आपको रिएक्टेंट मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको एक तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा ही मिलेगा या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के मिलेगा, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के मिलेगा, ठीक है। तो ये दो में से अगर कुछ यूज होता है तो आप क्या करोगे, तो आप वहाँ पे रेट लिख लोगे, जैसे हमने देखा है कि कैसे लिखते हैं, के a⁻ अगर x है, b⁻ अगर y है, समझ लो। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ये जो जितने भी आपके रिएक्टेंट है उनका सम कर देना है, x + y करना है, ठीक है। अगर मेरे पास रेट इज इक्वल टू के a⁻x होता, b⁻y होता, c⁻z होता, तो मैं क्या करता है, इसका ओवरऑल ऑर्डर अगर निकालना है या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं क्या करता, x + y + z, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, ठीक है। देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ पावर्स, एक्स वाई क्या है, पावर है, किसके पावर है, रिएक्टेंट के पावर है, जो रेट लॉ में लिखे गए हैं, ठीक है। जो रेट लॉ हम लिखते हैं वो रेट लॉ हमने लिखा है, और वो रेट लॉ जो लिखा गया है उसके पावर में जो उसके रिएक्टेंट के जो पावर है उनका समेशन हम कर देते हैं। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अगर मैंने पूछा इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर बताओ, क्या करोगे, ओवरऑल ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ है उसके सारे पावर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या होगा वो 2 + 1 यानी 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो, ठीक है। दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, उनको एडिशन कर देते हैं। इसका देखो क्या करोगे, क्या करोगे, इसका ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या करोगे, 1 + हाफ, क्या हो जाएगा 3/2 ऑर्डर, इसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 3/2, ठीक है, या फिर 1.5 भी उसको आप बोल सकते हो। सो ऐसे हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसका आपको मैं एक एलिमेंट्री स्टेप ही लिख के दूंगा, उससे आपको रेट लॉ निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी मैंने रिएक्शन दी है और अगर वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि वो एलिमेंट्री है, अगर मैंने मेंशन नहीं किया है या फिर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आप वहाँ से रेट नहीं निकाल सकते हो। रेट आप तभी निकाल सकते हो जब आपको एक रिएक्शन दी है और वहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री स्टेप है या फिर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब सिंपल रिएक्शन है, तो ही आप उसको देख के रेट निकाल सकते हो, वरना रेट ये एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है, उसको हम थियोरेटिकली डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। H2 + I2 give rise to
2HI। ठीक है, ये हमने एक रिएक्शन लिखी है। इसका मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये एलिमेंट्री स्टेप है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है। ऐसे अगर आपको लिख के मिलेगा तो आपको क्या करना है, रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के। अब रिएक्टेंट क्या है इसमें, H2, तो H2 के पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और H2 के I2 के आगे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to H2 and first order with respect to I2। लेकिन ओवरऑल अगर लिखना है तो क्या करोगे, ओवरऑल इज इक्वल टू दोनों का एडिशन कर देना है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, उसको आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो उसका रेट लॉ क्या होगा और उसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, और विद रिस्पेक्ट टू उसकी रिएक्टेंट उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे 2H2O2 गिव राइज टू 2H2 + 2O2। ठीक है, ये समझ लो एक रिएक्शन है, या फिर O2 + 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है और मैंने बताया है ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज सिंपल दैट इज एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब वो एक स्टेप में होती है, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी क्या होता है, वो सिंगल स्टेप में आगे करती है, मतलब बहुत सारे स्टेप उसमें नहीं होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2 और ओवरऑल उसका क्या होगा वो भी आपको निकालना है। ठीक है, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटली ही वो निकलता है, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल नहीं है। with